हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का सेकंड लेसन जिसका नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान का विकास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका इस पे 6 नंबर का कि गुप्तकालीन कला साहित्य के बारे में जानकारी दीजिए या कला साहित्य का वर्णन कीजिए। या जो रेगुलर कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि गुप्तकालीन इतिहास जो है, गुप्तकालीन जो युग है उसे स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या गुप्तकालीन युग स्वर्ण युग था कैसे स्पष्ट कीजिए। तो गोल्डन पीरियड कहा जाता है किस कारण से? उस समय की कला और साहित्य के कारण से। वैसे तो इसके शासकों की उपलब्धियां, उनका साम्राज्य विस्तार वह भी शामिल किया जाएगा, लेकिन इसका जो क्लासिक युग है या गोल्डन पीरियड जो इसको कहा जाता है उसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? उस समय की कला और साहित्य। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल स्वर्ण युग काल था कैसे स्पष्ट कीजिए। तो उसमें आपको कला साहित्य के बारे में डिटेल से लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गुप्तकालीन कला के बारे में। गुप्तकालीन कला की विशेषताएं क्या थी? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गुप्तकालीन कला की ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसके कारण गुप्त काल जो था वह गोल्डन पीरियड के नाम से या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता तो हम लिखते हैं भारतीयकरण। सबसे पहली विशेषता क्या है? भारतीयकरण, यानी इसमें भारतीयों की जो रीति रिवाज थे, तौर तरीके थे, जो आचार व्यवहार थे, उनको कला के अंदर शामिल किया गया था। दूसरी विशेषता हम इसकी देखते हैं सौंदर्य की अभिव्यक्ति। दूसरी इसकी विशेषता है सौंदर्य की अभिव्यक्ति, यानी बहुत ही सुंदरता से कला को दर्शाया जाता था। ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरी इसकी विशेषता कहते हैं इसका भाव चित्रण। कई बार होता है ना, मूर्ति को या किसी चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बोल रही है, बोलती तस्वीर दिख रही है। तो ये उस काल की मूर्ति कला में या चित्रकला में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें भावों का चित्रण भी हमें उन चित्रों के ऐसा लगता था जैसे वो सजीव चित्रण किया गया है, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति है जिसकी मूर्ति बनेगी वो हमारे सामने है प्रत्यक्ष रूप में। तो ये भावों का चित्रण भी उस काल की कला की प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा हम कह सकते हैं रूढ़िवादिता का अभाव था। उस कला में रूढ़िवादिता का अभाव था, यानी जो परंपरागत आडंबर वाली चीज है, दिखावे की चीज है, वो उसमें शामिल नहीं की जाती थी। ओके। दूसरा हम कह सकते हैं स्वाभाविकता और यथार्थता। स्वाभाविक व यथार्थता का अंकन होता था, यानी वास्तविकता का। वही चीज है, जब आडंबर नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा, तो उसमें क्या होगी? यथार्थता चीज होगी। काल्पनिक चीजों का उसमें कोई स्थान नहीं था। मतलब जो वास्तविक चीज होती थी उसी का अंकन, चित्रण या मूर्तिकला में शामिल किया जाता था उसको। इसके अलावा कह सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य को ज्यादा बल दिया जाता था, यानी प्रकृति से संबंधित चित्रों को बनाया जाता था, कला में उनको शामिल किया जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य की प्रधानता थी। इसके अलावा आध्यात्मिक अंकन किया जाता था, यानी ज्यादातर जो कला का विषय जो था वह धर्म से जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, आध्यात्मिक अंकन को ज्यादा महत्व दिया जाता था। धर्म से संबंधित विषयों को कला के अंदर शामिल किया जाता था। लावण्य और लालित्य का समन्वय होता था, यानी सुंदरता का, लावण्य व लालित्य का समन्वय होता था उसमें। तो ये उस समय की कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। किस काल की? गुप्त काल की कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। ठीक है ना, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा अच्छे से डिटेल से याद करना है इसको। 6 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं गुप्तकालीन कला। अब कला के अंदर कौन कौन सी कला शामिल की गई है? सबसे पहली है वास्तुकला, दूसरी है मूर्तिकला और तीसरा है चित्रकला। अब इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहला हम देखते हैं वास्तुकला। वास्तुकला जिसको हम स्थापत्य कला भी कह सकते हैं। ठीक है ना, वास्तुकला को हम स्थापत्य कला भी कह सकते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला में हम किस किस को शामिल करेंगे? स्थापत्य कला में हम शामिल कर लेंगे जैसे मंदिर हैं, स्तूप है, विहार है, चैत्य है। ये सारी चीजें जो है इसको हम स्थापत्य कला में या वास्तुकला के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गुप्त काल ही ऐसा काल था जिसमें
मंदिरों के निर्माण की कला का प्रारंभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के धार्मिक जीवन से या धार्मिक पक्ष से संबंधित रखते हुए जो उनका प्रमुख पक्ष था, धर्म से संबंधित मंदिरों का निर्माण जो है, इसका प्रारंभ जो है वो कब से माना जाता है? गुप्त काल से माना जाता है। ये उस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो उस काल में जो मंदिर का निर्माण होता था उसकी शैली कौन सी थी? नागर शैली। कौन सी शैली है? नागर शैली मोस्ट इंपोर्टेंट है। नागर शैली के ऊपर आपका 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है, 1 नंबर के क्वेश्चन में, तब तो आपको नागर शैली लिखना है। और 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है नागर शैली की विशेषताएं क्या है। देखो, नागर शैली नाम जो है वह कहाँ से आया? नगर शब्द से बना है। किससे बना हुआ है? नगर शब्द से बना हुआ है, क्योंकि नगरों में सबसे पहली इस प्रकार की शैली का निर्माण हुआ था। तो नगरों से इस शैली का उत्पन्न होने के कारण इस शैली को क्या कहा जाता है? नागर शैली इसका नाम रखा हुआ है। तो गुप्तकालीन जो मंदिर बने हुए थे वो कौन सी शैली में बने हुए थे? नागर शैली के अंतर्गत बने हुए थे। नागर शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी कि मंदिरों का जिस समय निर्माण होता था उसमें कुछ कुछ चीजों को शामिल किया जाता था। जैसे सबसे पहले देखते हैं मंदिर निर्माण में आधार पीठिका। सबसे पहला क्या है विशेषता? आधार पीठिका। आधार पीठिका क्या होती थी कि गुप्तकालीन जो मंदिर बनते थे उसमें एक आधार देखकर उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता था। मतलब एक ऊंचा चबूतरा नुमा बनाया जाता था और चबूतरे के ऊपर यानी किसी भी मंदिर के नीचे एक पहले आधार होता था। उस आधार मतलब चबूतरे का निर्माण हुआ, कुछ सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियों पर चढ़कर वो चबूतरा आता था, उस चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण होता था। मतलब डायरेक्ट जमीन से टच करते हुए मंदिरों का निर्माण नहीं होता था। तो ये उस काल के मंदिरों की प्रमुख विशेषता है कि एक आधार पीठिका होती थी, यानी सीढ़ियां चढ़कर एक चबूतरा नुमा आधार बनाया जाता था और उसके ऊपर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। ये उस काल की सबसे पहली विशेषता है मंदिर की, आधार पीठिका। आधार पीठिका के बाद दूसरा हम देखते हैं गर्भगृह। दूसरी विशेषता क्या है? गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह होता है जहां पर, जिसको हम निज मंदिर कहते हैं अपनी भाषा में, जहां पर प्रमुख देवी देवता की जो मूर्ति रखी जाती है, वो जो स्थान होता है उसके नीचे का स्थान जो होता है उसको गर्भगृह कहते हैं। कि गर्भगृह के ऊपर ही प्रमुख देवी देवता का जैन मूर्ति की पूजा की जाती है मंदिर में। ठीक है ना, जो विशेष मूर्ति होती है जिसकी पूजा पाठ की जाती है, जिसकी रोजाना पूजा की जाती है, उस मूर्ति को जिस स्थान के ऊपर रखा जाता है, यानी जमीन का जो बेसमेंट है उसके ऊपर के बीच की, यानी देवी देवता की मूर्ति जिसके ऊपर रखी हुई है, बेसमेंट के ऊपर वाली जो जगह है वो क्या कहलाएगी? गर्भगृह कहलाएगी। यानी प्रमुख देवी देवता को गर्भगृह के ऊपर स्थापित किया जाता था। ठीक है, तो गर्भगृह का निर्माण भी किसकी विशेषता है? नागर शैली की विशेषता है। और नागर शैली कौन से काल की विशेषता है? गुप्त काल की। ओके, गर्भगृह के बाद में हम देखते हैं सभा मंडप। मंदिरों में और क्या दिखता था हमें? सभा मंडप दिखता था। सभा मंडप क्या होता है कि गर्भगृह के सामने जिस स्थान पर जो भी भक्त लोग हैं, पुजारी लोग हैं, या आने वाले जो दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं, जिस स्थान पर बैठकर, यानी मंदिर के जस्ट सामने बैठकर, हम कहीं भी मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? मंदिर मूर्ति के जस्ट सामने खड़े होकर या उसके सामने बैठकर जो भी भजन कीर्तन करना होता है वो करते हैं। तो वो जो स्थान होता है मंदिर के जस्ट सामने वाला, मूर्ति के जस्ट सामने वाला, जिसके सामने बैठकर भक्ति वगैरह भजन वगैरह किया जाता है, वह स्थान क्या कहलाता है? सभा मंडप कहलाता था। तो सभा मंडप इसकी विशेषता हो गई, आधार पीठिका हो गई, गर्भगृह हो गया, सभा मंडप हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं शिखर। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि मंदिरों में जो सबसे ऊपर, जैसे मंदिर निर्माण वगैरह हो रहा है, इनके ऊपर जो सबसे ऊपर जो शिखर बनाया जाता था, ये होता था सबसे ऊपर का हिस्सा शिखर। ये जो विशेषता है यह भी कौन से काल की विशेषता है? गुप्त काल से ही मंदिरों में शिखर निर्माण का प्रारंभ हुआ था। सबसे ऊपर की जो जगह होती है वो कहलाती है शिखर। शिखर के बाद दूसरी विशेषता हम देखते हैं अंतराल। अंतराल में क्या होता है कि छोटे छोटे स्तंभों को जोड़ते हुए जो ऊपर जैसे ये पिलर्स वगैरह बनाया जाता है, इनके बीच का जो अंतर होता है ये कहलाता है अंतराल। ये भी उस समय की प्रमुख विशेषता थी कि ऐसा लगता था कि जैसे त्रिभुजाकार में अपन जैसे आकृति में निर्माण करते हैं ऐसे निर्माण हो रहा है। तो यहाँ ऐसे जो जुड़ाव होता था, एक के ऊपर एक, स्ट्रेट नहीं होता था, एक के ऊपर एक जो जुड़ाव होता था, ये कहलाता था अंतराल। यानी कुछ अंतर के बाद में ईंटों को या जिन पत्थरों के माध्यम से निर्माण होता था उसका निर्माण किया जाता था। ठीक है, अंतराल के बाद अगली विशेषता हम देखते हैं प्रदक्षिणापथ। प्रदक्षिणापथ क्या होता है कि मंदिर के चारों ओर, जैसे मंदिर बना हो उसके चारों अपन दक्षिणा फेरी लगाते हैं। पता है आप लोगों को कि हम दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने के बाद क्या होता है? एक दक्षिणा लगा के आते हैं, प्रदक्षिणा लगा के आते हैं, यानी एक फेरी लगा कर आते हैं।
जिसमें क्या होता है, वह जो रास्ता बना हुआ होता है, ठीक है ना, फेरी लगाने का जो रास्ता बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ। यानी जिस पथ पर चलकर भगवान की दक्षिणा लगाई जाती है, प्रदक्षिणा लगाई जाती है, उसकी फेरी लगाई जाती है, वह स्थान था प्रदक्षिणा पथ। तो मंदिरों में जैसे ऊंचा चबूतरा पूरा बना हुआ है, चबूतरा जो आधार स्तंभ है, इसके ऊपर बीच में क्या है, मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर के चारों और यहाँ का जो रास्ता होता था, ये क्या कहलाता था, प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। एक और लास्ट विशेषता इसमें क्या थी कि गुप्त काल में जो भी मंदिर बने हुए थे, उन मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था, उसके द्वार के दोनों ओर गंगा और यमुना की मूर्ति बनाई जाती थी। किसकी, गंगा व यमुना की मूर्ति स्थापित होती थी। कहाँ पर, प्रवेश द्वार पर, ठीक है ना, गंगा मूर्ति, गंगा यमुना की मूर्ति द्वार पर। तो ये भी उस समय की प्रमुख विशेषता है, आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर कौन कौन से बने। ये मंदिरों के उदाहरण आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार किसी पर्टिकुलर मंदिर को देखकर उसकी जगह पूछी जा सकती है, या मंदिर का नाम देकर उसकी काल पूछा जा सकता है कि कौन से काल के अंतर्गत इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सबसे पहले हम देख रहे हैं तिगवा का विष्णु मंदिर। कहाँ पर है वर्तमान में, एमपी मध्य प्रदेश में। दूसरा उदाहरण है भूमरा का शिव मंदिर, ये भी कहाँ पर है, एमपी में। तीसरा है नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये भी कहाँ पर है, आपके एमपी मध्य प्रदेश। जगह याद होनी चाहिए सारी की सारी, ओके। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ पर है, आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ओके। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपको पता ही है, पहले भी बता चुकी हूँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण गुप्तकालीन मंदिरों के प्रमुख उदाहरण हैं, जिस कारण इन सारे मंदिरों की भव्यता के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं वास्तुकला स्थापत्य कला के बाद में दूसरी कला कौन सी आती है, मूर्ति कला। अब मूर्तियों के निर्माण में हम देखते हैं कि उस समय की जो मूर्तियां बनाई जाती थी वह धातु की, पत्थर की और मिट्टी की, तीन चीजों से मिलकर बनती थी। किस किस की बनती थी मूर्तियां बनती थी, एक तो धातु की बनती थी, और पत्थर की बनती थी, और मिट्टी की बनती थी। इन तीनों चीजों से मिलकर मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। तो तीनों प्रकार की मूर्तियों को उल्लेख हमें कौन से काल में मिलते हैं, मूर्ति काल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र। इस पे भी आपका 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुप्तकालीन मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र कौन से थे। तो 3 प्रमुख केंद्र थे, कौन कौन से थे। सबसे पहला जो मूर्ति कला का केंद्र था वह था मथुरा, दूसरा था सारनाथ, और तीसरा था पाटलिपुत्र। ये 3 प्रमुख केंद्र थे। अब ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए कहाँ पर है, देखो मथुरा और सारनाथ तो है आपके दोनों यूपी में, ओके। पाटलिपुत्र कहाँ है, वर्तमान नाम बिहार, वर्तमान नाम इसका पटना है, तो कहाँ पर है, बिहार में। ये आपको ध्यान होनी चाहिए। तो उस समय मूर्ति कला के जो प्रमुख केंद्र थे वह 3 थे गुप्त काल में, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। नेक्स्ट हम देखते हैं मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताएं क्या थी उस समय की जो मूर्तियां बनी है। मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताएं क्या है, परिधानों की महत्ता, यानी कैसे कपड़े वगैरह पहनाए जा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था मूर्ति पे। अलंकृत प्रभा मंडल, प्रभा मंडल जैसे कि हम देखते हैं, जैसे गौतम बुद्ध की आपने मूर्ति देखी होगी, उस मूर्ति के पीछे से गोले ही में एक आकृति दिखती है, ठीक है ना। ये जो गोले में आकृति दिखती है, काफी सुंदर कलाकृति होती है उसके ऊपर, इसको कहते हैं प्रभा मंडल, ठीक है ना। मुख के पीछे का जो पोर्शन होता है जिससे कि चेहरे पर चमक आती है, वह कहलाता है उसका प्रभा मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है विशेष केश सज्जा, बालों की सजावट, मुद्रा आसन, आध्यात्मिकता, भारतीयकरण, ये सब गुप्तकालीन मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताएं थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके उदाहरण। जैसे अपन अभी वास्तुकला के उदाहरण पढ़े, वैसे कि वैसे आपको मूर्ति कला के अंदर भी कौन सी प्रसिद्ध मूर्तियां थी गुप्त काल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर है, भागलपुर बिहार में, ठीक है ना। तांबे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति है उस समय की। नेक्स्ट हम देखते हैं मथुरा से महावीर मूर्ति, मथुरा कहाँ पर है, यूपी में। नेक्स्ट है देवगढ़ और मथुरा की विष्णु मूर्ति, वापस यूपी में। एरन और उदयगिरी की वराह की मूर्ति कहाँ पर है, एमपी में। तो प्रमुख तरह से हम ये देख रहे हैं कि गुप्तकालीन कला का जो प्रमुख क्षेत्र जो था वह क्या था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र था वह उस समय की कला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, जहां से हमें अधिक से अधिक मात्रा में उस समय की कला के साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, ओके।
नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरी कला कौन सी है, चित्रकला। चित्रकला में हम क्या देखते हैं कि उस समय के जो चित्र बनते थे, किस समय के, गुप्त काल में जो चित्र बनते थे, उसमें हमें दो प्रकार के विषयों का उल्लेख मिलता है। दो प्रकार के विषय में जैसे हम देखते हैं कि चित्रकला में क्या है, दो प्रकार की गुफाएं हैं। एक तरफ तो हमें मिलती है अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और दूसरे में मिलती है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, ग्वालियर एमपी में, ठीक है ना। तो ये जो दो प्रकार की चित्रकला जहाँ मिलती है, वहाँ पर दोनों के विषय हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफा में जो चित्र मिलते हैं हमें, वह आध्यात्मिक जीवन से संबंधित हैं, यानी धार्मिक जीवन से संबंधित हैं। और इसमें प्रमुख रूप से हमें बुद्ध की मूर्तियां हैं, बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं, बुद्ध, बोधिसत्व, और जातक ग्रंथों से संबंधित, जातक कथाएं जो हैं, जाति ग्रंथ जो हैं, उनसे संबंधित चित्रों का अंकन हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर, अजंता एलोरा की गुफाओं में। दूसरी तरफ जो बाघ ग्वालियर की एमपी की जो गुफाएं हैं, उसमें हमें क्या है, भौतिक जीवन या सांसारिक जीवन जो है मनुष्य का, ठीक है ना, सांसारिक या जो भौतिक जीवन है उससे संबंधित जानकारी हमें मिलती है। तो उससे संबंधित जानकारी में क्या है कि सांसारिक जीवन में जो जैसा मनुष्य का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, उसके आभूषण कैसे थे, परिधान कैसे थे, केश सज्जा कैसी थी, उन सब की जानकारी हमें तत्कालीन जीवन की जानकारी उससे मिलती है। तो दो प्रकार के विषयों को चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अब उस समय की चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रमुख विशेषता हम देखते हैं सुंदर कल्पना, यानी ऐसा माना जाता था कि जो मूर्ति का अंकन किया जा रहा है, ठीक है ना, उस मूर्ति की एक कल्पना कि अगर इसको ऐसे सजाया जाए तो कितनी सुंदर लगे। तो एक कल्पना क्या था, उसको नया रूप देकर चित्रों का वर्णन किया जाता था। रंगों की प्रभा, बहुत ही चमक, अच्छी तरह से रंगों का प्रयोग किया जाता था। रेखाओं का लालित्य, विषय वस्तु की विविधता, यानी अलग अलग विषय पर चित्रों का अंकन किया जाता था। अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना से संपन्न, यानी ऐसा लगता था जैसे बोलती चित्र जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है बोलते चित्रों का अंकन किया गया है। ऐसा लग रहा है वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, जैसे अपन देखते हैं अजंता एलोरा में क्या है, सारे भित्ति चित्र हैं, गुफाओं की दीवारों पर बने हुए हैं। तो ऐसे प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति ने उसको बनाया वो अपने भावों को प्रदर्शित करा उन चित्रों के माध्यम से। तो भाव चित्रण भी उस समय की बहुत अच्छी विशेषता थी, जिससे कि उन चित्रों को देखकर पता चलता था कि व्यक्ति का भाव क्या था, ठीक है ना, उस काल के लोगों का भाव क्या था। अब उदाहरण जैसे मैंने बताया अजंता एलोरा की गुफाएं हैं और बाघ की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाओं में हमें दो गुफाएं हैं, एक है गुफा नंबर 16। गुफा नंबर जो 16 है उसमें एक चित्र में अंकन मिलता है मरणासन राजकुमारी का। किसका है? मरणासन राजकुमारी का एक चित्र मिलता है। मरणासन राजकुमारी जो अखिलेश्वर के साथ में मिलती है। दूसरा हम देखते हैं यशोधरा और राहुल का चित्र का अंकन मिलता है किसमें? गुफा नंबर 16। ये गुफा कहाँ की है? अजंता की, ठीक है ना, ये ध्यान होनी चाहिए। यशोधरा और राहुल का चित्र देखने को मिलता है गुफा नंबर 16 में। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम अजंता में, ये ध्यान रखना है आपको, अजंता की गुफा की बात कर रहे हैं अपन। गुफा नंबर 17 जो है, दूसरी गुफा नंबर 17 जो है उसके चित्र को क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है गुफा नंबर 17 को। इसमें सबसे प्रसिद्ध एक माता और शिशु का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दिया हुआ है। इतना सुंदर चित्र बनाया गया है, किसका बताया गया है? एक माता व शिशु के चित्र का सर्वोत्कृष्ट अंकन किया गया है। माता व शिशु का सर्वोत्कृष्ट अंकन किया गया है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हम देख रहे हैं जो उदाहरण क्या है, बाघ की गुफाएं जो हैं ग्वालियर एमपी में जो हैं, इसमें क्या है 9 प्रकार की गुफाएं हमें मिली। कितने प्रकार की? 9 गुफाएं मिली हैं और उन 9 गुफाओं के जो भित्ति चित्र हैं उनसे हमें सांसारिक जीवन के भी बताया मैंने, सांसारिक जीवन की जानकारी मिलती है। उस समय का परिधान, उसकी केश सज्जा, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इनके कलाओं के अलावा, चित्रकला के अलावा गुप्त काल में जो है गायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में काफी सारी कला की जानकारी हमें मिलती है, जिसमें प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के समय में जो सिक्के मिले हैं
उन कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में संगीत कला भी बहुत उन्नत अवस्था में थी। या काफी सारे ऐसे शासक थे जिनकी संगीत में रुचि थी, काफी लोग ऐसे थे जो संगीत में निपुण थे, ठीक है ना। तो चित्रकला, वास्तुकला और मूर्ति कला, इनके अलावा भी गायन कला है, संगीत कला है, इन सब के बारे में भी हमें विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साहित्य। साहित्य की दृष्टि से भी गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां ऐसे कहा जाता है। हमारे जो भी पुराण हैं, महाकाव्य हैं, स्मृतियां हैं, उन सबका अंतिम रूप से जो संकलन किया गया था वह गुप्त काल में ही कहा गया था। और इसी कारण यही एक ऐसा महत्व है कि कला साहित्य के कारण गुप्त काल को गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो स्मृतियों की रचना जो है अंतिम रूप से, मनुस्मृति की रचना तो काफी टाइम पहले हो चुकी थी और मनुस्मृति के आधार पर ही अन्य स्मृतियां हैं, जैसे कि नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ठीक है ना। तो इन सारी स्मृतियों का जो संकलन किया गया था वह कौन से काल में किया गया था? गुप्त काल में किया गया था। भाषा और शैली, उस समय का जो साहित्य रचना की गई है, तो भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा के अंतर्गत महत्वपूर्ण है सबसे कि संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल के अंतर्गत हुआ था, क्योंकि सर्वाधिक ग्रंथों की रचना भी कौन से काल में की गई थी? गुप्त काल में ही की गई थी। शैली हम देखते हैं तो जटिल अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है। जटिल अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है साहित्य रचना में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं महाकाव्यों का अंतिम रूप भी इसी में दिया गया है। महाकाव्य कौन से हैं? पहले बता चुकी हूँ, वापस रिपीट कर रही हूँ। दो महाकाव्य हमारे, रामायण व महाभारत। इन दोनों का जो अंतिम रूप तैयार किया गया वह भी कौन से काल में किया गया था? गुप्त काल में ही किया गया था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो जो साहित्य की रचना हुई उन रचनाओं को हम देखते हैं। ये सारे यहाँ पर मैंने रचनाकार के नाम दिए हैं, 11 पॉइंट जो दिए हैं। इनके आगे मैं रचनाओं के नाम लिखूंगी। आपको सारी रचनाएं टिप पर याद होनी चाहिए। रचना और उसका रचनाकार का नाम दोनों अच्छे से याद होने चाहिए। कई बार मैं कह चुकी हूँ पिछली क्लासेस में भी कि मैचअप के क्वेश्चन में या 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते ही हैं। तो आपको लगभग 1 से 4 लेसन में पहले कह चुकी हूँ, 1 से 4 लेसन में आपको जितनी रचनाएं और रचनाकारों के नाम आ रहे हैं सारे टिप पर याद है। यहाँ तक कि आधी रात को उठा के भी आपसे पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और ये सब कब होगा? जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। काफी सारे नाम इसमें हैं जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको याद हो तो आप साथ साथ में रिवाइज करते रहें, और जब मैं वापस बोलूं तो आपको ध्यान पड़ जाएगा कि आपने जो बोला है, आपको वाकई में आपने जो बोला वो सही है या आप कहीं भूल गए, तो उसमें करेक्शन कर दें। सही किया है तो उसकी और प्रैक्टिस करते रहें, और गलत हो गया है तो वापस उसको करेक्शन करके भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, रचनाकारों के नाम टिप पर याद होने चाहिए। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं भास। भास की रचना कौन सी है? स्वप्न वासव दत्ता। भास की रचना कौन सी है? स्वप्न वासव दत्ता। तो भास की स्वप्न वासव दत्ता। शूद्र की मृच्छकटिकम। शूद्र की रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। कालिदास की जो 2 रचनाएं हैं गुप्त काल में लिखी गई कौन सी हैं? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम। ये दोनों रचनाएं कौन से काल में हुई? गुप्त काल में। अमर सिंह का अमरकोश, कई बार आ चुके, देखो ये नाम। शूद्र की मृच्छकटिकम, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, जिस समय हमने मौर्य काल पढ़ा था उसमें भी प्रमुख स्रोतों में इनके नाम आ चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज है कि आपको रिवाइज होता रहेगा, ठीक है ना। अमर सिंह का अमरकोश, चंद्र गोमिन का चंद्र व्याकरण, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां, ये हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, ध्यान है ना।
जिस हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े थे उसके अंदर ईश्वर कृष्ण का सांख्य कारिका, सांख्य कारिका, दिग्नाक का प्रमाण समुच्चय, प्रमाण समुच्चय, वाक्पतिराज का गोडवहो, प्रवरसेन का सेतुबंध। ये सारी रचनाएं, रचनाकारों के नाम बहुत अच्छे से याद करने हैं आपको। ओके, सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।